बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो अपने थर्ड लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास जो थर्ड लेक्चर है वो हमारे पास रिलेट कर रहा है न्यूमेरिकल से। अच्छा जी, न्यूमेरिकल्स जब हम स्टार्ट लेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किससे रिलेट कर रहे हैं। अच्छा जी, जो हमारे पास स्टोइचियोमेट्री वाला टॉपिक होता है उसके अंदर पहले हम बेसिक जो न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं वो हमारे पास 3 उसमें आते हैं। क्लियर नाउ, पहला हमारे पास होता है मास और मास का रिलेशन। मतलब अगर हमें एक मास दे दिया जाए तो हमें दूसरे वाले कंपोनेंट का मास निकालना आना चाहिए, और अगर हमें मास दे दिया जाए तो हमें वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। तो हमारे पास एक ये रिलेशन आ जाता है। और अगर हमें किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का वॉल्यूम दे दिया जाए तो हमें वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। ये हमारे पास 3 रिलेशंस आते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे न्यूमेरिकल्स को हम अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे। अच्छा जी, हमारे पास जो बुक है ना उसके अंदर कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सॉल्व हैं, तो जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो आप लोगों ने अपने पास जो है वो कॉपी में करना है, ताकि आप लोगों को जो है ना अगर पेपर में ये वाली एग्जांपल्स आ जाएँ तो आप लोग ये ना समझो कि भाई कहीं से न्यू उठ कर आ गई हैं, लेकिन वो होंगी आपकी बुक की। थोड़ी बहुत वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं लेकिन वो टॉपिक्स उसी से रिलेट होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, जैसे ये जो न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें हमारे पास सॉल्व हुए हैं एग्जाम्पल 1.4, एग्जाम्पल 1.5, तो इसी का जो है ना वो सेल्फ असेसमेंट है। पेज नंबर 6 पे हमारे पास सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है, वो हमें यहाँ दिया हुआ है। तो पहले हम इसको अटैम्प्ट कर लेते हैं। मैं कोशिश करूँगी ऐसे न्यूमेरिकल्स जो आपकी बुक में सॉल्व नहीं है वो करवाऊँ, और जो सॉल्व हैं वो तो आपको खुद फिर समझ में आ जाएंगे जब आप ये वाले हमारे साथ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा, जो हम न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करेंगे आप लोगों को फर्स्ट टाइम में वो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अच्छा जी, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है पेज नंबर 6 पे। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रही है वैल्यू के हिसाब से। पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या है, ग्रेफाइट इज़ वन ऑफ द 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन विच इज़ कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ लेड पेंसिल। ये जो हमारे पास जो पेंसिल है इसमें जो ये लेड मौजूद है, इस लेड के अंदर कितने हमारे पास ये जो लेड पेंसिल है इसके अंदर में ग्रेफाइट मौजूद है। अब ये जो ग्रेफाइट है ना, ये कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। कार्बन की 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, एक तो हमारे पास कार्बन होता है और एक दूसरा क्या होता है, डायमंड। सही भाई, कार्बन की 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म आ गई, एक ग्रेफाइट और एक दूसरा डायमंड। अगर हमारे पास डायमंड होता है तो वो की अलग वैल्यू होती है, लेकिन बेचारी ग्रेफाइट की इतनी नहीं होती। वैसे काम तो ये भी आ रहा होता है। तो ग्रेफाइट हमारे पास कहाँ मौजूद है, पेंसिल के टिप में मौजूद है। अब हमें ये बताना है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर दियर इन 360 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। अगर हमें 360 ग्राम ग्रेफाइट दे दिया जाए तो हमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है कार्बन के। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। और हमें क्या बताना है कि अब इसमें जो कार्बन के मोल्स हैं वो कितने मौजूद है। तो हमें इसमें बेसिक 2 चीज़ें बतानी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। तो हमें ये 2 चीज़ें बतानी है। अच्छा जी, एक और बात यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ये जो ग्रेफाइट होता है, इस ग्रेफाइट के अंदर ये कंप्लीट कि कार्बन पे कंसिस्ट कर रहा होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कि इस तरह कर लो कि इसके अंदर 6 मेंबर्स की चेन होती है। तो ऑल ऑफ दीज मेंबर्स आर रिलेटेड टू कार्बन। ये सारे के सारे कार्बन है। तो इस 360 ग्राम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन मौजूद है। तो हम यहाँ पे कार्बन के थ्रू इसका आंसर निकालेंगे। अच्छा जी, अब हम जब कार्बन के थ्रू यहाँ पे आंसर निकालेंगे तो हमें पहले कि अपने सवाल के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डेटा की। तो मैं यहाँ पे पूरा सवाल नहीं लिख रही हूँ, मैं बस ये लिख देती हूँ, पेज नंबर 6 पे आपके मौजूद है। अच्छा जी, क्योंकि हमने वहाँ पे सवाल को अच्छी तरह से समझ लिया, अब हम इसके डेटा की तरफ बढ़ते हैं। डेटा जब हमारे पास आएगा तो हम डेटा के लिए हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है इसका मैथ हमें दिया हुआ है 360 ग्राम। अच्छा, मैथ के अलावा हमें कार्बन जो है उसका मोलर मास पता होना चाहिए। अच्छा जी, कार्बन का जो मोलर मास है, जैसे एक कार्बन का मास अगर मैं बात करूं तो 12 AMU होता है, ये इसका एटॉमिक मास होता है। अब मैं इसी के एटॉमिक मास को यहाँ पे इसका यूनिट चेंज कर दूं तो मेरे पास ये जो नई चीज़ बनेगी उसको कहेंगे 12 ग्राम पर मोल। जस्ट यूनिट चेंज करने की वजह से ये मोलर मास बन गया, जैसे हमारा पिछली वीडियो में हम ये अच्छी तरह से समझा चुके हैं।
मैंने क्या कहा था, ये हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पर इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने हैं, तो नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए हमें इस एवोगैड्रोस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं। 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23। हमें कार्बन के एटम्स मालूम करने हैं, तो हमें इसके साथ एटम्स का यूनिट लिखना है। डेटा के बाद हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे टू फाइंड की। टू फाइंड हमें क्या करना है भाई, नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करने हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने। क्लियर। टू फाइंड के बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आएगी फॉर्मूला यूज्ड की। क्लियर। फार्मूला यूज्ड की हम हेडिंग में हमारे पास मतलब अगर मैं नंबर ऑफ़ एटम्स की बात करूं या मोल्स की बात करूं, तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला होता है वो ये आता है कि मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। और अगर मेरे पास एवोगैड्रोस वाले की मैं बात करूं, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स, एक ये फार्मूला हो गया, एक ये हो गया। सही भाई, नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए। ये तो फॉर्मूले से हो गया। अब हम जो है वो इसमें एक और काम करते हैं आगे, मैं कोशिश करूँगी ताकि मेरा यही पेज कवर करे। तो यहाँ पर जो है वो हम एक तरह से पोर्शन बना लेते हैं ताकि हमारा पूरा सम यहीं पर ही आ जाए। ओके नाउ फॉर्मूले के बाद अब हम जो आगे बढ़ेंगे वो हमारे पास दूसरी बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। सही भाई, सॉल्यूशन में पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसके नंबर ऑफ़ एटम्स। नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने के लिए हम आसान सी बात लेके चलेंगे, जो हमारे पास मैं ये मेथड करवा रही हूँ इसमें मैं फार्मूले से काम नहीं कर रही, और आगे भी आप लोगों को मैं फार्मूले से काम नहीं करवाऊँगी। जो हमारे पास मास दे दिया जाएगा उससे मैं मास निकालूंगी, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन होगा मास मास रिलेशन। इसमें हम क्या काम करेंगे कि हम जो है मीन्स ये वाला जो मेथड हमारे पास कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है यूनिटरी मेथड। अच्छा जी, इस मेथड में हम कैसे काम करते हैं कि हमारे पास मतलब कि मैंने कहा कि मेरे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, सही है, जिसके अंदर कितने मौजूद है, कंटेन हमारे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन में मौजूद हैं 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 एटम्स। यही बात हमने की थी, सही। तो अगर मेरे पास 12 ग्राम में इतने एटम्स मौजूद हैं तो 1 ग्राम में कितने होंगे, हम इसको ऐसे लिख देते हैं 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 एटम्स लिख देते हैं, सही। और इसको ये जो 12 है इसको यहाँ डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। ये वाली बात आप लोगों ने खुद दिमाग में रखनी है अपने। ये सारी वही फॉर्म्स हैं जो हम पहले कर चुके हैं कि ये जो कार्बन होता है इसका एक का मास 12 ग्राम होता है और ये 12 ग्राम इतने एटम्स के बराबर होता है, और ये इससे डिवाइड होगा जब हम 1 में बात करेंगे। जब हम 1 में बात करेंगे तो इससे डिवाइड होगा, और जो हमें दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ था, 360 दिया हुआ था। तो अगर मैं इसमें लेकर आऊँगी तो मेरे पास ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे, देन हम जो है फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा जो भी हमारे पास वैल्यू होगी। अच्छा, हमें एक तरीके से करेंगे काम कि अगर मुझे क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास 6.02 ये जो 10 की पावर है ना, हम ये नहीं ले रहे अभी, हम जस्ट डिवाइड करें 12 से, तो हमारे पास आंसर आया 0.501, और फिर मैंने इसी को मल्टीप्लाई कर दिया 360 से, तो मेरे पास आंसर आया 180.6। अब मेरे पास देखें क्या आ रहा है 180.6। अब ये जो एक्सपोनेंट की पावर है मैं अब लिखूँगी 23। अब मैंने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला काम करवाया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ पे मूव करवा दूँ तो मेरा जो आंसर है वो थोड़ा अच्छा सा हो जाएगा। मतलब मुझे क्यों यहाँ पे ज़रूरत पड़ी कि जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है मेरी, वो मुझे इस वाली फॉर्म में 180.6 कितनी ज़्यादा वैल्यू में मतलब मुझे आंसर लग रहा है ना, मुझे अगर इसको स्मॉल सी फॉर्म में लाना है, क्योंकि एक्सपोनेंट तो मेरे पास पहले से लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने आपको बात बताई थी कि मैं यहाँ पर टेल से हेड पे जाऊँगी। जब मैं टेल से हेड पे जाऊँगी तो मैं इसमें से 2 माइनस कर दूँगी, तो ये मेरा 23 से क्या बन जाएगा 21। तो मेरा आंसर जो है वो कुछ इस तरह हो जाएगा कि 1.80, और मैं इसको क्या कर दूँगी 806 एक्सपोनेंट की पावर 23 से कितना हो जाएगा, 2 माइनस कर देंगे तो 21 हो जाएगा। तो हमारे पास ये एटम्स आ जाएंगे कि 360 ग्राम ऑफ कार्बन में इतने एटम्स होते हैं। अब हम जो है वो अपने नेक्स्ट उसकी तरफ चलेंगे कि हमारे पास दूसरी चीज़ हमें क्या मालूम करती थी, नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन
मोलर मास। सही भाई, मैथ हमें मुझे कितना दिया हुआ है, हमारे पास कितना आया इसका मैथ है हमारे पास 360। सही, और इसका जो एक कार्बन होता है उसका मोलर मास हमारे पास 12 आता है। लेकिन हमें देखें यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे सोच में पड़ जाऊँगी या आप भी जब सॉल्व करोगे कि ग्रेफाइट के हिसाब से तो कार्बन ज़्यादा हो गए, और फिर हम मतलब इससे आंसर निकालेंगे तो हमारे पास शायद गलत ना आए। सही, तो हम इससे निकाल लेते हैं आंसर, फिर देखते हैं जो हमारे पास इस तरीके से आंसर आया वो भी सेम आ रहा है या नहीं। सही, जब मैं 360 से इसको डिवाइड करूँगी 12 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 30। मेरे पास ये 30 आंसर आ गया जो हमारे पास मोल्स आए। अब मैं इसको यूनिटरी मेथड वाले मेथड से करती हूँ, या फिर मैं ये वाले नंबर ऑफ़ एटम्स वाले से कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ़ एटम्स तो मौजूद है ना। तो नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन है। सही, नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास आए हैं 1.806 एक्सपोनेंट की पावर 21 इज इक्वल्स टू मोल्स। मोल्स मुझे मालूम करने, और यहाँ पे मेरे पास आया 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23। अब मेरे पास ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड। तो हमारे पास ये कुछ ऐसे हो जाएगा 806 एक्सपोनेंट की पावर 21 डिवाइडेड बाई 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23। अब हम दोनों को ज़रा डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास जो कैलकुलेटर होता है, अगर मुझे इसका डायरेक्ट आंसर मतलब लाना है अपने टाइम को बचाने के लिए, तो मैं ये वाली फॉर्म एक दफ़ा प्रेस करूँगी तो देखिए दोनों मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के लिए एक स्पेस आ गया। सही, अच्छा अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं 1.806, और देखिए ये जो एक्सपोनेंट है ना, इसको मैं लगाने के लिए ये वाला साइन यूज़ करूँगी, और मैं इधर लिख दूँगी 21। फिर जब मुझे नीचे आना है तो मैं ये वाली बटन को प्रेस करूँगी और मैं नीचे आई, और मैंने इसमें लिखा 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 देन इज इक्वल्स टू, हमारे पास जब ये आंसर इस तरह से डिवाइड की फॉर्म में आ रहा होगा तो हम यहाँ पे एस डी कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट की पावर -3। अच्छा देखिए, अब हमारे पास जो इसमें आंसर आया वो हमारे पास आया 3 एक्सपोनेंट की पावर -3। अच्छा जी, हमने अपना आंसर निकाल लिया, हमारे पास 3 एक्सपोनेंट की पावर -3 आई। अगर मैं इसको सिंपल डेसिमल की फॉर्म में लेकर आती हूँ तो ये भी हमने अभी करना सीखा था, हमारे जो मतलब कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में लेकर आए थे। क्लियर? तो हम इसको अगर -3 आ रही है वैल्यू, तो हमारे पास कैसे हो जाएगा बेटा, 0.00 और 3। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू से मतलब हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम से हमारे पास जो आंसर आया वो 0.003 आया, और यहाँ पर जो हमने निकाला था वो 30 आया था। तो हमारे पास ये वाला तो रॉन्ग हुआ, तो इस वजह से हम ये वाले मेथड से काम नहीं कर रहे थे। तो हमारे पास ये जो हमने नंबर ऑफ़ एटम्स और ये वाले काम में हमने ये वाला फॉर्मूला लिया था, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ तक आंसर आ गया। जब हम इसका रिजल्ट शो करेंगे तो वहाँ पे हम प्रॉपर वे में हर चीज़ को बता के फिर अपना काम ख़त्म करेंगे कि भाई हमारे पास जो रिज़ल्ट आया उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एटम्स आए ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू कितने आए भाई, हमारे पास 1.806 एक्सपोनेंट की पावर 21, और इसका यूनिट आया एटम्स। क्लियर? नाउ नंबर 2 हमारे पास क्या बात आई, मोल्स। मोल्स हमारे पास कितने आए, 0.003 मोल। क्लियर? यहाँ तक हमारा आंसर हो गया। अब हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे पास आगे की वैल्यू जो है वो आ जाएंगी। ओके बेटा, हमारे पास जो अभी हमने एक क्वेश्चन बनाया था कार्बन और ग्रेफाइट वाला, उसी से रिलेट ये वाला न्यूमेरिकल है जो पेज नंबर 20 पे मौजूद है। अब यहाँ पे देखें ये जो न्यूमेरिकल है ना, इसमें क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन। अब यहाँ दो मतलब हमें दो तरह से एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें दोनों में हमें काम करना है। हम जो है वो एक बना लेते हैं, एक आप लोग खुद बनाओगे। सही भाई? 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ये वाला अभी अटैम्प्ट करके बताते हैं आपको कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स कैसे निकल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम काम कर रहे हैं वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी होगा, बट ये जो सक्रोज हमें दिया हुआ है जिसको हम टेबल शुगर कहते हैं, ये उसमें हमारे पास आता है। तो इसमें 68.4 ग्राम हमारे पास किस तरह से मतलब इसके अंदर कितने मोल्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ये वाला काम हमें करना है। ओके नाउ, तो 38 ग्राम वाले काम पे हम करते हैं। जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें हमारे पास 1 और 2 करके बात आ रही है, तो उसमें हम ना ऐसे लिखते हैं हमारे पास कि हमें ना आंसर नंबर क्या शो करना है। भाई हमें आंसर नंबर, हम 1 पे काम कर रहे हैं, जो 1 हमारे पास आंसर नंबर है उसमें हमें दिया हुआ है 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा जी, अब हमें इसमें डेटा बनाते हैं। डेटा हम जब बनाएंगे इसका, तो हमारे पास इसमें हमारे पास आ रहा है मैथ्स हमारे पास आ रहा है 38 ग्राम। इसी तरह से इसका जो मोलर मास आ रहा है
CS2 का, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कार्बन 12 होता है और सल्फर 32 होता है। हमारे पास जो इसको कंप्लीट हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 76 ग्राम पर मोल। क्लियर। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल के हम यहाँ पे लिखेंगे 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 और यहाँ पे यूनिट लिख देंगे मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे पीछे हमने एटम्स वाला काम किया था, तो इस वजह से यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। टू फाइंड में हमें क्या मालूम करना है भाई? हमें मालूम करना है मोल्स और मॉलिक्यूल्स मालूम करना है। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। फार्मूला यूज हम यहाँ पे अभी नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें नहीं पता कि हम आगे फार्मूले के थ्रू काम करेंगे भी या नहीं, या हमारा आंसर किसके थ्रू आएगा। तो हम अब अगले अपने सवाल की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं कि अगर मेरे पास 76 ग्राम पर मोल अगर मेरे पास कार्बन डाइसल्फाइड है तो मैं इसके थ्रू कैसे निकालूंगी। अभी मैंने आपको बताया फार्मूले के थ्रू जब हम निकालेंगे तो हमारा आंसर इतना सही नहीं आएगा। क्लियर। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे भाई कि 76 ग्राम ऑफ CS2 कंटेन, कितने कंटेन करता है भाई? वो 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं। क्लियर। ये वाली बात आ गई। अब हम क्या करेंगे कि 76 को 1 में लाएंगे। 1 ग्राम ऑफ CS2 कंटेन, जब कोई भी चीज़ को 1 में लेकर आते हैं तो ये जो 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 के ऐसे ही लिखी हुई होती है, बस इसको हम डिवाइड कर देते हैं 76 से। सही। हम इसको डिवाइड एक साथ ही वहाँ पे नीचे जब हम कैलकुलेशन करेंगे जब करते हैं, जस्ट जहाँ पे लिखते हैं अपने कॉन्सेप्ट के लिए। अच्छा जी, 1 ग्राम में इतना है तो अब हम यहाँ लिख देंगे 38 ग्राम में कितना होगा। सही। इसको यहाँ ऐसे कर देते हैं और ये जो हमारे पास वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 76 मल्टीप्लाई बाय 38, तो हमारे पास आंसर कितना आता है हमारे पास इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पे अब हमारे पास आंसर मैंने एक बात बताई कि हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23 डिवाइड करने के लिए मैं इसको ये नीचे आऊँगी और मैं इसको ऐसे लिख दूँगी भाई मेरे पास आया आंसर 7.92 और एक्सपोनेंट की पावर 21। अब मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूँगी 38 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा भाई? 3.01 एक्सपोनेंट की पावर 23। तो हमारे पास 3.01 एक्सपोनेंट की पावर 23 ये जो चीज़ हमारे पास आई, ये हमारे पास आ गए मॉलिक्यूल्स। क्लियर। अब हम इस मॉलिक्यूल्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हमें मालूम करना है मोल्स। मोल्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई? मोल्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो भी मतलब हमारे पास वैल्यू आ रही थी नंबर ऑफ़ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की, हम उसके फॉर्मूले के थ्रू काम करेंगे यहाँ पर आकर। क्योंकि या फिर हमें अगर हम किसी भी फॉर्म में अगर हम यूनिटरी मेथड के थ्रू चाहते हैं मोल्स पे, तो हमें उसमें इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन नहीं दी हुई, जब हमें इक्वेशन नहीं दी हुई तो अब हम फॉर्मूले पे काम करेंगे। सही भाई। अब अगर हम फॉर्मूले पे काम करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूले को हम अपनी एक फॉर्म में याद रख लेते हैं। हमारे पास वो जो फॉर्म थी हमारे पास हम ऐसे रखते हैं कि मॉलिक्यूल्स के लिए मल्टीप्लाई होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na से। सही है, ये मैंने याद रखा हुआ है। अब मेरे पास जो ये मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो मतलब मेरे पास ये ऐसे रहा कि भाई जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स आए मैं उसको डिवाइड कर दूँगी Na की वैल्यू से। क्लियर भाई, ये वाली बात क्लियर है। वैसे आप लोग अगर अपने पास जल्दी से याद रखना चाहो तो ऐसे याद रखो कि जब भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और उससे मुझे मोल्स में आना है, मैं जस्ट Na से डिवाइड कर दूँगी। क्लियर। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने थे, कितने आए हैं? 0.23 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23। इसको भी जल्दी से आंसर में लेकर आते हैं भाई। हमारे पास है 3.01 एक्सपोनेंट की पावर 23 और हमारे पास आगे वैल्यू आएगी 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 मोल्स। क्लियर। तो हमारे पास आ गए 0.5 मोल। अब जब हम इसका रिज़ल्ट लिखेंगे तो रिज़ल्ट लिखते वक्त ज़रा ध्यान देंगे कि भाई हमें क्या लिखना है। रिज़ल्ट में हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 38 ग्राम ऑफ CS2 इज इक्वल्स टू कितने आए भाई नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स? 3.01 एक्सपोनेंट की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब हम दूसरी बात करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आए? मोल्स इन 38 ग्राम ऑफ CS2 इज इक्वल्स टू 0.5 मोल। यहाँ हमारा आंसर आ गया। ओके जी, यहाँ पे आंसर्स आए तो हम ज़रा एक दफ़ा अपने आंसर्स को मैच कर लेते हैं कि हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं। देखें हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमारे पास आए 3.0
1 एक्सपोनेंट की पावर 23, तो हमारे पास यहाँ पर भी यही आ रहे हैं। देन सही है भाई, हम यहाँ तक सही है। नंबर ऑफ मोल्स 0.5 आ रहे हैं और यहाँ देखिए 0.499 आ रहे हैं। तो अभी मैंने एक रूल बताया था राउंडिंग ऑफ डेटा, जिसमें अगर मैं 9 को ड्रॉप करती हूँ जो 5 से बड़ा है तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा, और जब ये 10 होगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से हमारा आंसर बिल्कुल इससे रिलेट करेगा। ओके जी, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है वो हमारे पास है अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो हमारे पास दोनों बन रहे हैं तो हमारे पास ये कैसे मतलब रिएक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं तो अमोनिया गैस बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है और वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है। अच्छा, ये तो हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इन्होंने यहाँ तक की बात की हुई। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दिस सॉलिड इज हीटेड, ये जो दोनों है अब इनका इन्होंने मास बता दिया कि 100 ग्राम है। डिटरमाइन देयर लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ NH3 गैस प्रोड्यूस। अब ये कह रहे हैं कि इनमें बताना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और ये भी बताना है कि जो NH3 बन रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है, उसका मास बताना है। मतलब एक का मास दिया हुआ है, दूसरे का मास बताना है, तो हमारे पास ये कहलाएगा मास मास रिलेशन। क्लियर। अब हमें उसके बाद एक और चीज़ बतानी है कि ये जो NH4 है और ये OH है, दोनों के पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन मौजूद है, या इस तरह से कर लो कि एक जो हमारे पास मतलब इसका जो क्लोराइड है कहाँ तक कंज्यूम होगा और इसका कैल्शियम ले लेगा। तो इन दोनों में से सबसे पहले जो है वो कौन मतलब अपनी वैल्यू को ख़त्म करेगा, जो सबसे पहले अपनी वैल्यू को ख़त्म करेगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। क्लियर। लिमिटिंग रिएक्टेंट की आसान सी डेफिनेशन ये होती है कि जो भी सबसे पहले रिएक्शन में अपनी वैल्यू को ख़त्म कर देगा और एक वैल्यू दे देगा तो इसका मतलब है वो सबसे कम उस पर आ रहा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, अभी जो हमने पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करा मतलब कि समझा था, तो हम हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही हैं। हमने कहा कि ये जो हमारे पास पहले हम बात करेंगे इन सब के मास की, तो हमारे पास इसका मास दिया हुआ है 100 ग्राम, इसका भी मास दिया हुआ है 100 ग्राम, इसका निकालना है। मास आ गया हमारे पास 100 ग्राम। मोलर मास हमारे पास, हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 53.5। ये जो 53.5 आ रहा है ये 2 भी इसके साथ लिखा जाएगा और ये जब इसके साथ कैलकुलेट होगा तो ये बन जाएगा 107 ग्राम पर मोल। इसी तरह से इसका हमारे पास आएगा 74। इसके साथ कोई भी मतलब हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही है बैलेंस इक्वेशन की। अच्छा, ये जो 2 वगैरह है मतलब मैंने इसको इससे प्रोमिनेंट करके लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपको अपनी इक्वेशन में पहले चेक करना है कि ये बैलेंस है या नहीं। सही भाई। हमारे पास जो वैल्यू आ रही हैं सारी मोलर मास हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिए हैं। तो अब देखें इसके भी आ गई, ये जो 2 या फिर जितने भी मोल्स यहाँ पर होंगे वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देन फाइनल मोल्स हमारे पास ये वाले होंगे। क्लियर। मोलर मास हमारे पास जो भी आया इन सब का वो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमारे पास टू फाइंड में हमें क्या करना है, इसका मैथ मालूम करना है और इन दोनों में से बताना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो मैंने ये भी लिख दिया सॉल्यूशन। फार्मूले की बात मैंने क्या कहा था, यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड से काम कर रहे हैं तो फार्मूला नहीं आएगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम ये बता देंगे भाई हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे पास आ रहा है मास मास रिलेशन। क्लियर। तो हमारे पास हम कहेंगे पहले हम NH4 से निकालेंगे। तो NH4 से हमें दिया हुआ है 107 ग्राम और जो भी हमें दिया हुआ होता है ना वो हमें यहाँ लिखना होता है और जो हमें निकालना होता है ना वो हम यहाँ लिखते हैं। ऐसे याद रख लें, ये एक आसान सी ट्रिक है जो मतलब आपके आंसर्स जो है ना वो बिल्कुल सही होंगे। तो जो हमें मतलब जो दिया हुआ है जिससे हमें काम करना है तो हमने 107 यहाँ रखा। 107 ग्राम ऑफ मतलब 107 तो इसका मोलर मास हो गया, लेकिन इसका एक्चुअल मास तो इन्होंने दिया हुआ है ना जो 100 ग्राम है, तो इस वजह से हमने इसको यहाँ रखा है। तो 107 ग्राम ऑफ, अब हमारे पास NH4 है जो प्रोड्यूस कर रहा है। सही है। तो 107 ग्राम ऑफ NH4Cl, अब हम यहाँ लिख देंगे प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है 34 ग्राम ऑफ NH3 प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर। अब हम इसी तरह से यहाँ बता देंगे 1 ग्राम ऑफ NH4, ये वाली बात ऐसे लिख देते हैं 34 डिवाइडेड बाय 107। क्लियर। अब हमारे पास कितने में मालूम करना है, मतलब एक्चुअल कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। ये एक दो दफ़ा आपको मसला करेगा लेकिन आप जब इसकी मतलब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये ईज़िली मतलब समझ में आ जाएगा और फिर आप कहोगे कि भाई ये तो बहुत इजी था, ये हम खामा इस पर जो है वो एक तरह से परेशान हो रहे थे। बैटरी इज टू लो, फ्लैश इज ऑफ, फ्लैश ऑफ हो जाएगा।
34 डिवाइडेड बाय 107 इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये आंसर आया। एस डी कर लिया, देन मल्टीप्लाई बाय 100। आप लोग जब मतलब फर्स्ट ईयर के लेवल पे काम करोगे तो आप बार बार जो वैल्यूज़ को मतलब कि ऑन ऑफ इस तरह से नहीं जाओगे, जस्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आंसर को हमारे पास जो भी आ रहा है हमारे पास वैल्यू हमने वो लिख दी। डेसिमल के बाद मैंने कहा था 4 हमें डिजिट तक जाना है तो 7757 हमने लिखा। फिर अगर हमें यहाँ पे रिटेन करना है या नहीं तो हम यहाँ देख सकते हैं। क्लियर, हमारे पास ये आ गया ग्राम। अब हम दूसरे अपने आंसर की तरफ चलते हैं कि हमारे पास दूसरी चीज़ हमें कैसे मालूम करनी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 74 ग्राम ऑफ CaOH2। ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 34 ग्राम ऑफ NH3। यहाँ पे भी वही बात आ गई। फिर हम यहाँ पे 1 में बता देंगे कि इतने प्रोड्यूस कर रहा है, तो 34 ग्राम डिवाइडेड बाय 74, और ये भी 100 दिया हुआ है तो हमारे पास ये भी यहाँ तक की बात आ जाएगी कि भाई 34 डिवाइडेड बाय 74 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आएगा 34 डिवाइडेड बाय 74 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 45.945, 45.9 आंसर आ गया। इसमें देखें जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही होगी, मतलब जो सबसे कम यूज़ हो रहा है, जो ये सबसे कम मास हमें दे रहा है, इसका मतलब यही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हम यहाँ पे बता देंगे कि हमारे पास जो मास आया, मास ऑफ NH3, वो हमारे पास आया है 31.7 ग्राम। यहाँ पे मतलब हमने इस तरह से लिख दिया, और उसके बाद हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट भी हम बता देंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो सबसे कम मास जिससे बना है, मतलब हमारे पास NH3 से बना है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ NH4Cl फॉर द अबव रिएक्शन। सही, डेसिमल के बाद हम 4 वैल्यूज़ लेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास आंसर जो है कहीं ना कहीं यहाँ तक मैच कर जाएगा, जो आपके पास जो मतलब के पेपर में आप अटेंड करोगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम इसकी न्यूमेरिकल से रिलेट और वीडियोज़ बना सकें। अल्लाह हाफिज़।